वन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के सबसे पहले जिक्र कोरबा जिले का। मेडिकल कॉलेज अस्पताल से चोरी हुआ बच्चा अब मिल चुका है। कोरबा पुलिस चौकी के पास ये बच्चा पाया गया। पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। अस्पताल से 4 महीने के बच्चे की चोरी हो गई थी। कल ये खबर सामने आई थी और इसकी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही थी, वायरल हो रही थी, लेकिन पुलिस ने फौरन संज्ञान लिया और पुलिस की खोजबीन में बड़ी सफलता हाथ लगी है। बच्चा चोर की तलाश फिलहाल जारी है। ये युवती जो आपको नजर आ रही है तस्वीरों में, ये बच्चे को उठाकर यहां से निकली थी, जो कि अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। अभी तक युवती का पता नहीं चल पाया, लेकिन बच्चा जरूर बरामद किया जा चुका है। तो पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई, इस बच्चे को ढूंढ निकाला है। कल बच्चे की नानी ने खाना खाने के लिए जब वो जा रही थी तो इस युवती को बच्चा सौंपा था, लेकिन ये युवती धोखा दे गई और इस बच्चे को चुराकर यहां से चलती बनी। लेकिन अस्पताल में लगे कैमरे में ये तस्वीरें कैद हो गई थी। सहयोगी अब्दुल हमें ज्यादा जानकारी देंगे। अब्दुल, क्या जानकारी विस्तार से बताइएगा, पुलिस ने किस तरह से कार्रवाई की और क्या युवती का अब तक पता लग पाया है? जी, आपको बता दूं कि जो 4 माह के बच्चे की चोरी जो जिला मेडिकल अस्पताल से हुई थी, उसकी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस खोजबीन गंभीरता से कर रही थी। इसी बीच पुलिस को जानकारी लगी कि कोरबी के आसपास, चौकी के आसपास जो है वो महिला देखी गई है, तो जिस पर पुलिस की टीम जो है मौके पर पहुंचकर महिला को भी उस बच्चे के साथ पकड़ा है और बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। बच्चे का मेडिकल भी कराया जा रहा है और कुछ देर में उसे कोरबा लाया जाएगा और आगे पूछताछ की जाएगी। आखिर महिला की क्या मंशा थी, किस लिए उस बच्चे को लेकर वो भागी थी। चलिए, कुल मिलाकर यानी कि युवती भी पकड़ में आ चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते बात करेंगे रायपुर जिले की, जहां आज कांग्रेस की 2 महत्वपूर्ण बैठकें बुलाई गई हैं। एआईसीसी के प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल एक बैठक लेने वाले हैं। दूसरी तरफ रायपुर पहुंच चुके हैं एआईसीसी के प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल। यहां पर उनकी तरफ से पहली बैठक पॉलिटिकल अफेयर को लेकर कमेटी यहां पर मौजूद रहेगी, सदस्य से लेकर चर्चा करेंगे। दूसरी बैठक लोकसभा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण पर्यवेक्षकों की बैठक है। कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज समेत कमेटी के सदस्य इसमें शामिल होंगे। तो 2 महत्वपूर्ण बैठकें, एक तरफ विधानसभा चुनाव पर मंथन और दूसरी तरफ लोकसभा पर्यवेक्षकों की भी आज एक बड़ी बैठक है। कांग्रेस की तरफ से ये 2 बड़ी बैठकें बुलाई गई हैं। मायने भी इसके हम समझेंगे, अभी तक क्या जानकारी इसे लेकर सामने आई ये भी हम समझ लेते हैं। हमारे से युगल तिवारी रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। युगल, ये विस्तार से जरा समझाइए, 2 महत्वपूर्ण बैठकें एक ही दिन बुलाना, कई बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं, क्या कुछ अटकलें इन्हें लेकर? देखिए, इस वक्त हम कांग्रेस भवन में मौजूद है और केसी वेणुगोपाल पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू हैं, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव पहुंच चुके हैं। मैं तस्वीर अपने तमाम दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि देखिए, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी यहां पर लगाई गई है और यहां पर कुछ देर बाद कांग्रेस की जो अहम बैठक है, 2 बैठकें होंगी। महत्वपूर्ण बैठक जो होगी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो प्रभारी सचिव हैं केसी वेणुगोपाल है, इस बैठक की अध्यक्षता लेंगे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो बैठक है वो राजीव भवन में आयोजित की गई है और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी जो हैं वो इनकी बैठक लेंगे। 10 बजे से अब कुछ देर बाद ये बैठक शुरू होगी। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक है, पहली होगी और दूसरी बैठक दोपहर 12 बजे लोकसभा के पर्यवेक्षक की बैठक होगी। बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा है, वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे, दीपक बैज हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो सचिवगण है, डॉक्टर चंदन यादव है, सप्तगिरी उल्का है, विजय जांगीड़ है। चुनाव के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। कांग्रेस की तैयारी लोकसभा के साथ साथ विधानसभा की भी तैयारी पूरी तरह से की जा रही है और ये आप देख सकते हैं कि तस्वीर है। अब कुछ देर बाद ही ये बैठक है वो शुरू होगी, तो पूरी तैयारी है। जिस तरह से विधानसभा की तैयारी सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए कहा जा सकता है कि बीजेपी अपने 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। अब कांग्रेस भी जल्दी से जल्दी उन सीटों को फाइनल करना चाहेगी और ताकि निश्चित ही कांग्रेस में हलचल अब लगातार नजर आती है। युगल, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो एक तरफ हम कांग्रेस में चुनावी हलचल देख रहे हैं, बैठकों का दौर जारी है। आज 2 प्रमुख बैठकें लेने वाले हैं केसी वेणुगोपाल।
आगे आने वाले समय में कुछ और अटकलें इन बैठकों को लेकर कयास भी कई सारे लगाए जा रहे हैं। तो रायपुर में पहली बैठक पॉलिटिकल अफेयर को लेकर और दूसरी महत्वपूर्ण बैठक लोकसभा पर्यवेक्षकों की होगी। दोनों ही बैठकों में केसी वेणुगोपाल मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहने वाले हैं। कुमारी शैलजा की भी मौजूदगी होगी। आप समझ रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता अगर 2 बैठकें ले रहे हैं तो किस तरह की रणनीति आगे स्पष्ट होने वाली है। तो एक तरफ कांग्रेस की तरफ से बैठकों का माहौल और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी लगातार मशक्कत कर रही है। रायपुर में आज एक बड़ी सभा का आयोजन आम आदमी पार्टी की तरफ से। रायपुर आने वाले हैं दिल्ली और पंजाब के सीएम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की हम बात कर रहे हैं। रायपुर पहुंचेंगे आज, लोगों के बीच गारंटी कार्ड भी वो रखने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीति को लेते हुए जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ पर फोकस लगातार कर रही है, अपनी पार्टी के स्तर पर भी छत्तीसगढ़ में किस तरह से विस्तार इस पार्टी का हो सके, कैसे कार्यकर्ताओं तक पहुंचना है, कौन से प्रमुख क्षेत्रों को फोकस करना है, इससे लेकर बातचीत इस आम सभा में हो सकती है। और अच्छे से हम समझ लेते हैं आम आदमी पार्टी की क्या कुछ रणनीति है। सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। युगल, आम आदमी पार्टी के लिहाज से आज बताइए कितना महत्वपूर्ण दिन, आज क्या कुछ होने जा रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ के विधानसभा के चुनाव में जो आम आदमी पार्टी है पूरी तरह से अपनी ताकत है वो झोंक रही है। जन जन तक पहुंचने के लिए उन्होंने एक विशेष रणनीति अपनाई है। आज 2 मुख्यमंत्री हैं जो राष्ट्रीय संयोजक हैं आप पार्टी के, और मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल आएंगे। इसके अलावा पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो ये कहा जा सकता है 2 महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं आप पार्टी के वो यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। एक बड़ी सभा है, लगभग 1:30 बजे सभा है, संबोधित करेंगे। अरविंद केजरीवाल आज गारंटी कार्ड है वो जारी करेंगे। अन्य पार्टी हैं वो जिस तरह से घोषणा पत्र बनाती है तो आप पार्टी है गारंटी कार्ड जो है वो जारी करती है और जनता के बीच ये जो तमाम वादे हैं उसे पूरा करने का गारंटी है आप पार्टी देती है। और इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में लगातार जो क्षेत्रों में अपने पार्टी का वो विकास कर रहे हैं। और बड़ी बात यही है कि आप पार्टी छत्तीसगढ़ में अपनी राजनीतिक भूमि है वो तैयार कर रही है और उन्हें उम्मीद है कि जिस तरह से वो जनता के बीच जा रहे हैं, सरकार को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को लगातार घेर रहे हैं, तो आप पार्टी को ये उम्मीद है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में उन्हें सफलता मिलेगी और उनके विधायक हैं वो भी आएंगे। 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात उन्होंने कही है और अहम बात यही है कि आज जो अरविंद केजरीवाल आएंगे मुख्यमंत्री दिल्ली के, तो वो गारंटी कार्ड है वो आज जारी करेंगे। जी चलिए देखना होगा कौन से प्रमुख बिंदु इसमें शामिल होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में कथित कोल स्कैम को लेकर भी एक नई जानकारी। ईडी की ओर से हाईकोर्ट में रिट पिटीशन क्रिमिनल दायर की जा चुकी है। जिन्हें आरोपी बनाया गया है उनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई की मांग अब उठाई जा रही है। स्पेशल कोर्ट रायपुर में अभियोजन परिवाद दायर किया गया। परिवाद में 280 पन्ने हैं। अभियोजन में 11 लोगों को अभिमुक्त किया गया है। आपको ये भी बताएं कि मामले में 2 कांग्रेस विधायकों के नाम भी शामिल हैं। विधायक देवेंद्र यादव और चंद्रदेव राय को चार्जशीट में आरोपी बनाया गया है। साथ ही रायपुर की अदालत में रानू साहू के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई है। वो अग्रिम जो हमारा इन्वेस्टिगेशन आगे चल रहा था उस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए हमने निखिल चंद्राकर और रानू साहू जो कि IAS अधिकारी हैं उनकी गिरफ्तारी की थी। और गिरफ्तारी करने के बाद आज उनके विरुद्ध हमने उनके और 9 अन्य के विरुद्ध, निखिल चंद्राकर, रानू साहू और 9 अन्य के विरुद्ध एक अभियोजन परिवाद माननीय स्पेशल कोर्ट रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया है। हमारा जो अभियोजन परिवाद है वो लगभग 280 पन्नों का है, लेकिन जो रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके आधार पर हमने अपना केस को, और इस अभियोजन परिवाद में 11 लोगों को हमने अभियुक्त बनाने के लिए माननीय न्यायालय से प्रार्थना किया है, जिसमें प्रमुख नाम निखिल चंद्राकर, मनीष उपाध्याय जो कि रानू साहू हैं जो तत्कालीन समय में कोरबा कलेक्टर रही थी, उनके हमने लगभग जो प्रॉपर्टी अटैच करके ऑलरेडी रखी हुई है। और उसमें विधायक हैं 2, देवेंद्र सिंह यादव और चंद्रदेव राय, ये दोनों विधायक हैं। ये भी उसमें प्रमुख अभियुक्तों में हमारी प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में हमने उन्हें शामिल किया है और टोटल अभियुक्तों की संख्या 11 है।
और चलिए बात कर लेते हैं दुर्ग शहर की, जहां डेंगू के डंक से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। अलग अलग हिस्से जहां पर डेंगू के मरीजों के निकलने का सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। डेंगू के एक बार फिर से 9 नए मरीज मिल चुके हैं। भिलाई टाउनशिप लगातार हॉटस्पॉट की तरह नजर आता हुआ। 6 मरीजों की एक बार फिर से पुष्टि यहां पर, और 15 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। कुछ और मरीज जिनका आंकड़ा पहले भी सामने आ चुका है, जो कि इलाजरत हैं। डेंगू की चपेट में अब एक डॉक्टर भी आ चुके हैं। जिले में डेंगू की मरीजों की संख्या अब तक इस सीजन में 78 हो चुकी है। लगातार ये बीमारी दुर्ग वासियों को डराती हुई, हालांकि नगर निगम के तमाम दावे हैं कि दवाओं का छिड़काव हो रहा है, कोशिश की जा रही है रोकथाम की भी, लेकिन जमीनी स्तर पर आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साल 2018 जैसी स्थिति यहां पर ना बने, इसके लिए भी लगातार प्रयासरत है निगम की टीम। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी परीक्षण शिविर भी लगाए जा रहे हैं, लोगों तक जागरूकता पहुंचाने का काम भी हो रहा है। लेकिन अब अपने स्तर पर लोग जब तक सावधानी नहीं बरतते हैं तब तक स्थिति सामान्य नहीं हो सकती। साथ ही साथ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि डेंगू के लक्षण क्या हैं, किस तरह से आप उपाय कर सकते हैं और कैसे इन लक्षणों के होने से सबसे पहले डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिलहाल आपको भिलाई टाउनशिप की स्थिति बताएं तो यहाँ पर 6 मरीज सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 9 मरीजों की पुष्टि, जिसमें से 6 तो भिलाई टाउनशिप से ही हैं। 3 अन्य मरीज अलग अलग शहर के अलग अलग इलाकों से। मानसून का सीजन और इसी के चलते यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 78 मरीज इस सीजन में अभी तक डेंगू के सामने आ चुके हैं। और ज्यादा स्थिति हम समझ लेते हैं। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, जरा स्थिति ये भी बताइएगा कि नगर निगम की तरफ से क्या जो दावे किए जाते हैं, जमीनी स्थिति क्या ऐसी है कि नजर नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि जमीनी स्थिति कुछ और है, बताने की कुछ और होती है। शायद यही वजह है कि डेंगू के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। निगम प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और भिलाई इस्पात संयंत्र का जो है नगर सिंचाई विभाग, ये तीनों ज्वाइंट ऑपरेशन चला रहे हैं, ऐसा दावा किया जाता है। लेकिन दावा जो सिर्फ किया ही जा रहा है क्योंकि धरातल पे नजर नहीं आता है। बहुत से लोगों से हमने उस क्षेत्र का भी दौरा किया, वहाँ के लोगों से भी बातचीत की, तो आज भी स्थिति जस की तस नजर आती है और गंदगी वो वैसी ही नजर आती है जैसे पहले थी। इसके अलावा चाहे झाड़ियों की बात किया जाए, चाहे टैगलाइन सफाई की बात की जाए, तो वहाँ पर आज भी स्थिति वही है। और यही वजह है कि आज जो डेंगू है लगातार अपने पांव पसार रहा है। 78 मरीज अब तक मिल चुके हैं। तो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि डेंगू किस तरह से अपने पांव पसार रहा है। इसके पहले भी जो है वो लगातार मरीज मिलते आए हैं। इस बार तो यह है कि 2 बच्चे और 1 चिकित्सक भी इसमें शामिल हो गया है। तो आज 9 मरीज मिले, जिसमें 6 तो सिर्फ भिलाई टाउनशिप के ही हैं, उसके बाकी जो है वो अन्य क्षेत्रों के हैं। तो लगातार डेंगू पांव पसार रहा है और प्रशासन से दावे कर रहा है। यदि समय रहते इसमें ध्यान नहीं दिया गया तो निश्चित रूप से जो वर्ष 2018 में एक घटना हुई थी कि जब भिलाई में करीब 50 लोगों की मौत हो गई थी, उस घटना को कभी भूल नहीं सकते हैं। वो स्थिति दोबारा निर्मित ना हो, उसके लिए काफी गंभीरता से प्रयास करने की बेहद आवश्यकता है ताकि डेंगू को समय रहते रोका जा सके। चलिए देखना होगा कैसे नियंत्रण पाया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश, फिलहाल जानकारी के लिए। और आगे बात करेंगे रेलवे की, जिसने छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की एक बार फिर से बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। रक्षाबंधन से ठीक पहले रेलवे ने एक साथ 20 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। लंबी दूरी की 20 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला एक साथ सामने आया। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। 18 दिन में रेलवे ने 5वीं बार ट्रेनों को रद्द किए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया है। बताया यह भी जा रहा है कि ईस्ट कोस्ट रेलवे में तीसरी लाइन का काम हो रहा है और इसकी वजह से आने वाले समय में भी ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला जारी रह सकता है। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों को रद्द लगातार किया जा रहा है। 20 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के लिए 20 ट्रेनों को अलग अलग दिन में रद्द किया गया है। बड़ी बात यह भी कि त्योहारी सीजन है, लोग आना जाना करते ही हैं, लेकिन इस त्योहारी सीजन में रेलवे ने छत्तीसगढ़ वासियों की परेशानी बढ़ा दी। एक बार फिर से जो शेड्यूल जारी हुआ है, ये ग्राफिक्स के जरिए भी आप देखिए। अगर आप कहीं आना जाना कर रहे हो तो एक बार शेड्यूल जरूर चेक कर लें कि कहीं आपकी ट्रेन का नाम इस लिस्ट में शामिल ना हो। 20 ट्रेनें सिलसिलेवार रद्द की जा चुकी हैं। आने वाले समय में भी इस तरह की जानकारी है कि कुछ और ट्रेनों को रद्द करने का फैसला रेलवे की तरफ से हो सकता है। मेंटेनेंस का काम लगातार चल रहा है, लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्यों त्योहारी सीजन में ही रेलवे को मेंटेनेंस करना होता है, क्योंकि लगातार ये सिलसिला चलता आ रहा है। बीते सालों में भी हमने ये स्थिति देखी। कोरोना काल के बाद से जैसे ही ट्रेन सुविधाएं बहाल हुई, लगातार इस तरह की सूचनाएं सामने आ रही हैं। अभी भी यही स्थिति बरकरार है। कब तक निजात मिलेगी यात्रियों को, अभी तक ये भी नहीं है।
जानकारी कोई, और साथ ही साथ वैकल्पिक व्यवस्था की जब बात की जाती है तब भी रेलवे के हाथ खाली होते हैं। तो तीसरी लाइन का मेंटेनेंस कार्य चल रहा है, कब तक पूरा होगा इस बारे में भी पुष्टि नहीं है। और ज्यादा बेहतर तरीके से हम स्थिति समझने की कोशिश करेंगे। सही कि उमेश मौर्य बिलासपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश, लगातार यात्री परेशान हो रहे हैं, ये स्थिति हर किसी की नजर में भी हर कोई वाकिफ है इस चीज से। ना वैकल्पिक व्यवस्था, ना इस बारे में आश्वासन कि जल्दी जल्द काम पूरा होगा, और ना ही कोई अन्य सुविधा यात्रियों को दी जाती हुई। बिल्कुल अवंतिका, यात्रियों के लिए बड़ी मुसीबत है और लगातार ये ट्रेनें रद्द कर दी जा रही हैं। एक के बाद एक ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। अभी फिर से ईस्ट कोस्ट भुवनेश्वर और मंचेश्वर के बीच जो स्टेशन है वहां पर तिहरीकरण का कनेक्टिविटी का कार्य किया जाएगा। इसके चलते 20 ट्रेनों को अलग अलग दिनों में रद्द कर दिया गया। लगभग 13 दिनों तक ये ट्रेन रद्द की रहेंगी और ये ट्रेनें उस दौरान रद्द होने वाली हैं जब रक्षाबंधन का पर्व है और भाई बहनों का जो पर्व है, जिसमें बहनें अपने भाइयों को रक्षाबंधन बांधने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाती हैं और ट्रेनों का सहारा लेती हैं। तो निश्चित रूप से उनकी एक बड़ी समस्या, एक परेशानी बढ़ गई है। अब इसको लेकर रेलवे क्या कर रहा है? रेलवे सीधे तौर पे ये कहता है कि आने वाले दिनों में ट्रेनों की जो रफ्तार है वो बेहतर होगी, जो ट्रेनें लेट चल रही है उनको समय पर चलाया जाएगा, ये कहकर इन ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। लेकिन आप पिछले 2 साल से अगर देखेंगे तो लगातार ट्रेनों को रद्द करने का ये सिलसिला जो है वो चल रहा है। और वहीं अगर आप गुड्स ट्रेनों को देखेंगे तो उनके परिचालन में कोई अवरोध नहीं है। यात्री ट्रेनों को लगातार रद्द किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसको लेकर अब सवाल भी उठने लगे। कई यात्रियों ने इसकी मांग की है कि जो ट्रेनें समय पर नहीं चलाई जा रही हैं या जिन ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है उसके समय, उसके अलावा, उसके बदले कम से कम वैकल्पिक व्यवस्था तो रेलवे करे ताकि उनको कोई सुविधा या उनको परेशानी ना हो। और देखिए अब महज कुछ ही दिन बचा है राखी का पर्व। ऐसे में कई ऐसी बहनें हैं जिन्होंने पहले से रिजर्वेशन करा कर रख लिया है। अब उन बहनों की रिजर्वेशन कैंसिल करानी पड़ेगी, उनको फिर से जद्दोजहद करना पड़ेगा, रेलवे स्टेशन के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर यात्रियों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है, लगातार बढ़ते जा रही है। रेलवे इस दिशा पे बेहतर कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि छत्तीसगढ़ से जो गुजरने वाली ये महत्वपूर्ण ट्रेनें, पूरी एक्सप्रेस, पूरी कुर्ला एक्सप्रेस, पूरी नर्मदा एक्सप्रेस, ये तमाम जो ऐसे ट्रेनें हैं जो छत्तीसगढ़ के राजनीतिक मुद्दा भी यहां पर बन चुका है। उमेश, देखना होगा कब तक इस व्यवस्था को बहाल किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए। और इसी के साथ हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।